आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट हालांकि बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। दरअसल 9 तारीख को जब ये मामला हुआ था, उसके ठीक एक दिन बाद कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कि प्राइम अक्यूज्ड है, उनके साथ पूछताछ की जा रही है। वो एक मीटिंग बुलाते हैं और जिस सेमिनार हॉल में लड़की का शव बरामद हुआ था, ट्रेनी डॉक्टर का शव जहां पर बरामद हुआ था, उस हॉल के बगल वाले कमरे में उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का एक ऑर्डर पास किया था। पहले भी यह खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब इस खबर की पुष्टि हो गई है, यह चीज कंफर्म हो गई है। और भी तमाम जो अपडेट है, उन सभी अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित। प्रकाश भैया, क्या अपडेट आ रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में? अब इस बात की गंभीरता को समझने की बात है। ये पहले बात आई थी, लेकिन लोगों ने, या यूं कह दीजिए कि वहां की सरकार ने या मीडिया से अचानक ये बात गायब हो गई। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब आप ये समझो कि जिस कॉलेज में इतनी बड़ी वारदात हो गई, जो पिछले 1 महीने से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है जिस बात को लेकर के, उस घटना जिस प्रिंसिपल के कॉलेज में हुई, वो प्रिंसिपल सारा काम धाम छोड़ के उस लड़की के परिवार के साथ क्या होगा, उस लड़की के साथ आखिर उस रात क्या हुआ, इस पूरे मामले की देखरेख करने के बजाय किन लोगों ने उसको अंजाम दिया, ये सब कुछ सोचने और समझने के बजाय वो प्रिंसिपल इस ऑर्डर को पास करने में लगा था। 9 तारीख को उस लड़की की बॉडी फाउंड होती है। 10 तारीख को ये संदीप घोष अपनी केबिन में एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुला करके बाकायदा एक ऑर्डर पास करता है। ऑर्डर क्या पास होता है? जिस सेमिनार हॉल में उस लेडी डॉक्टर का शव मिलता है, उसके ठीक अपोजिट में एक कमरा है जहां ये रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर देता है, और उसके अलावा ये वहां एक वॉशरूम है, उसके रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर देता है। अब इसमें यह कहानी ये है अजय कि आप ऐसी हालत में, जब आपके यहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, पूरा देश, अगले दिन यह खबर पूरे देश में फैल गई, उस दिन यह प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दे रहा है। और आपको यह पता होगा, यह बात तब निकल के सामने आ गई जब भीड़ अचानक से उस हॉस्पिटल में घुसती है, और यह आरोप लगाया जाता है कि ट्रक से, ट्रैक्टर से भर कर भीड़ लाई गई, और वो भीड़ डॉक्टर को, जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां, उनके साथ मारपीट की घटना होती है, और अचानक भीड़ हॉस्पिटल का रुख कर लेती है, हॉस्पिटल में जाती है, और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने की कोशिश होती है, सबूत मिटाने की कोशिश होती है। ये वो और बात है कि उस जो भीड़ घुसी, ये तो तय था कि वो सबूत नष्ट करने घुसी, क्योंकि ये बात हाईकोर्ट की टिप्पणी में है, और उस भीड़ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये घटना असल में हॉस्पिटल के किस हिस्से में हुआ है, वो वहां नहीं पहुंच सके। लेकिन इसी दरमियान जब मीडिया वहां पहुंचा, तो मीडिया के कैमरे पे ये सब दिख गया, और कई सारे डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर जो वहां काम करते हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर वहां काम करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड करके दिखाया कि सेमिनार हॉल जो क्राइम सीन है, उसके बगल में 10 तारीख को तोड़फोड़ की घटना शुरू हो गई। अब आप इस चीज से डेस्परेशन समझ लो कि 10 तारीख से तोड़फोड़ वहां शुरू हो गई, और वो चीज आ गई अगले दिन 13 या 14 तारीख की रात, जब वो भीड़ अचानक से घुसी और ये पब्लिक के डोमेन में आ गया। आप इस बात की गंभीरता को दर्शकों समझना कि जिस तरह का क्राइम सीन वो था, जिस तरह की डिटेलिंग्स पोस्टमार्टम और बाकी चीजों में आई है, उसके बाद जो संदीप घोष 12 घंटे के अंदर बर्खास्त होता है और दूसरे बड़े कॉलेज में उस संदीप घोष को नियुक्ति दे दी जाती है, वो संदीप घोष जितने देर उस कॉलेज में रहा है, उतने देर में उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि बगल के रूम में रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो। ये सब कुछ जब आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये आखिर किया क्यों जा रहा था, और ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा। जी बिल्कुल। और इस मामले में अब मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए, ममता सरकार से हर कोई परेशान है और फ्रस्ट्रेटेड है। परेशान शब्द का मैं उस शब्द को चेंज करके फ्रस्ट्रेटेड में बदलना चाहूँगा। लेकिन कुछ लोग जो है बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले भी जो है राजनीति करने का जो अवसर है उसे नहीं छोड़ रहे हैं। अब वहाँ के एक नेता है, बहुत बड़े नेता है, शुभेंदु अधिकारी, वो अमित शाह को लेटर लिखते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जो बंगाल के कमिश्नर है विनीत गोयल, उनको जितने भी मेडल मिले हैं वो वापस ले लो आप। और फिर उनके जो अध्यक्ष है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ से केंद्रीय मंत्री हूँ, अगर ममता दीदी, अगर
ये शब्द का यूज सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। अगर ममता दीदी इस्तीफा देती है तो मैं भी दे दूंगा। लोग अभी ये तमाम चीज़ों को बोल रहे करके कि ये राजनीति हो रही है, थोड़ा घिनौना खेल हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बड़ा गलत है कि जब भी देश में कुछ होता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां तो कूदती ही हैं। ये कलकत्ता कोई पहला मौका नहीं है, हर मौके पर पॉलिटिकल पार्टियां कूदती हैं। लेकिन ये भी बात एक सच है कि भाई सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ अपोजिशन ही आवाज उठाता है। कई बार तौर तरीका अलग हो सकता है, उससे आप असहमत भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन कलकत्ता के केस में आप देखिएगा तो ये केस जो है, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री बाद में हुई है। और शुभेंदु अधिकारी, जिस अधिकारी कमिश्नर के बारे में बोल रहे हैं, उस कमिश्नर के बारे में हाईकोर्ट के अंदर एक वकील बता चुके हैं कि किस तरह से इस आदमी ने इसी तरह के एक और रेप केस को किस तरह से हैंडल किया था। और उसमें भी यही सब चीजें हो गई थी कि अचानक से एक भीड़ आई थी और सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। सेम यही तौर तरीका, जिस तरीके से जो कंडक्ट रहा है, ये विप्लव कुमार मेरे ख्याल से नाम है, विनीत गोयल, उनका जो पूरा कंडक्ट रहा है कलकत्ता केस में, वैसा ही कंडक्ट पिछले केस में भी रहा है। उनकी हिस्ट्री को देखते हुए, और रहा पॉलिटिकल पार्टीज, देखो ममता बनर्जी भी जब केंद्र का कुछ होता है तो पॉलिटिक्स करती हैं। ये बहुत लंबे समय के बाद एक मौका है बंगाल के अंदर, जहां राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से घिर गई हैं, और राजनीतिक तौर के साथ साथ आम जनता सड़कों पर है। आम लोग ममता बनर्जी से जवाब मांग रहे हैं। संदेश खाली की घटना पर कलकत्ता में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय लोग अपने घरों में थे, शायद उनको फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार जब एक डॉक्टर के साथ हुआ है तो जो भद्र बंगाली या भद्र समाज जिनको कहते हैं कि जी भद्र बुद्धि जीवी बंगाल के, जो तय करते हैं कि बंगाल की सत्ता में बैठेगा कौन, अब वो लोग सड़कों पर हैं। जो ममता बनर्जी का हार्ड कोर वोटर है, वो वोट बैंक ही ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहा है। आपने बोला करके कि लोग सड़कों पर हैं। 4 सितंबर की पूरी रात प्रोटेस्ट हुआ है। लोग जो है बिजली गुल कर रहे थे, बिजली काट रहे थे और सड़कों पर थे। और सिर्फ एक जगह नहीं, लगभग पूरे प्रदेश में एक तरीके से रात को चक्का जाम ही था। और इसी बीच दो बहुत ही दुखद कह लीजिए या शर्मनाक कह लीजिए खबर आती है कि उसी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। तो इस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे कि मतलब प्रोटेस्ट एक महिला के साथ गलत हुआ है, उसके प्रोटेस्ट के लिए महिलाएं गई हैं और उन्हीं महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। देखो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है ना, समस्या वो मानसिक है, वो हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है। लोग अगर जब तक समाज उस लेवल पे नहीं सोचेगा, इसका बड़ा दिक्कत है। कि अभी देखिए बेंगलुरु की एक घटना है, एक लड़की ने बस कैब कैंसिल की थी, उसको लेकर ऑटो ड्राइवर उसके साथ मारपीट पे उतारू हो गया। ये वायरल वीडियो है आज इंटरनेट पर। इसके अलावा आप बताइए, मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं 2 लोग ऐसे मामले में पकड़े जाते हैं, महिला से छेड़छाड़ के मामले में। एक जाधवपुर की घटना है कलकत्ता के, और एक और कहीं और की घटना है। इसके अलावा कल जो एक और महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये, उस लड़की के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आंदोलन के दौरान कुछ चीजें बताई हैं। अभिषेक, लड़की के पिता ने कुछ चीजें कहा है, जैसे वो ये कह रहे हैं कि जब शव उनके घर में पड़ा हुआ था, मतलब डॉक्टर का, तो डीसी नॉर्थ ने मुझे रिश्वत की पेशकश की थी, मतलब पैसे का ऑफर दिया था। दूसरा सवाल, उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि शव को सुरक्षित रखना चाहते थे हम लोग, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरा सवाल, वो अपनी बातचीत में कहते हैं कि शाम 6 बजे से पहले आखिर पोस्टमार्टम से पहले क्यों किया गया, शाम 6 बजे के बाद क्यों, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि इसकी अनुमति नहीं है। वहां परिवार के करीब 15 करीबी और प्रियजन मौजूद थे, लेकिन फिर भी टीएमसी के नेता सोमनाथ डे ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था परिवार से। इसके अलावा 5वां सवाल वो करते हैं कि अस्पताल में जब वो लोग थे, जब उनकी बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उन लोगों से किसी कोरे कागज पर, सफेद पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए गए। 6ठा सवाल ये है कि दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक अस्पताल से किसी ने भी माता पिता से बात क्यों नहीं की। 7वां सवाल यह कि शव 1.5 घंटे तक शव वाहन में पड़ा रहा, जबकि माता पिता को पता नहीं था कि शव है कहां, उनको सूचित ही नहीं किया गया। आपको पता है कि जब घटना स्थल पर पिता गए थे तो उनको 3 घंटे तक बाहर ही वेट करना पड़ा। अपनी बेटी जो अब नहीं रही दुनिया में, उसके शव को देखने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस
उस विक्टिम परिवार को जो है बाहर 3 घंटे तक इंतजार करा देती है। मेडिकल परीक्षण से पहले ही अस्पताल के अधिकारी ने ये फोन करके दावा कर दिया था कि आप जल्दी आ जाइए, वो तो ऑडियो भी वायरल है कि आप जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और 8वां सवाल ये कि दाह संस्कार का खर्च माता पिता से नहीं लिया गया। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पार्षद वगैरह थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी बड़ी चीजें जो है कर दी हैं, आपका काम हमने कर दिया है। आप ये समझो, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं और 300 से 400 पुलिस वाले पूरे परिवार को घेर कर रखते थे और पूरे परिवार को ऐसा कर दिया कि कहीं कोई इस बीच में कहीं कोई किसी से बात ना कर ले। और जैसे ही अंतिम संस्कार हो गया, परिवार कैसे रहता है, परिवार उस जगह से अंतिम संस्कार वाली जगह से कैसे अपने घर जाएगा, परिवार किस हालत में है, सरकार से कोई इस बात की पूछताछ या पुलिस ने तो कह दिया कि हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और सबसे बेशर्मी और बेकार बात क्या है इसमें, मतलब कोई भी परिवार या जो सुनेगा वो कितनी शर्मिंदगी भरी बात है कि उसकी डेड बॉडी है डॉक्टर के सामने, परिवार अपने आप को संभालने में लगा हुआ है, वो सोच नहीं पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है, और ममता बनर्जी की पुलिस उस परिवार को पैसे का ऑफर कर रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस परिवार ने ये सब चीज़ें अजय बताई हैं। और ये बताओ कि कितनी बड़ी चीज़ है जो आप कह रहे हो, जिससे आपने शुरुआत की कि 9 तारीख को बॉडी मिली और 10 तारीख को वो प्रिंसिपल बजाय इसके कि हमारे यहाँ की एक होनहार छात्रा नहीं रही, किन लोगों ने किया, हम उसको सजा दिलाएंगे, हम उनको पकड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, नहीं, वो आदमी क्या ऑर्डर पास कर रहा है कि जहां पर ये हुआ है उसके बगल में रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो। ये समझने में देर लगेगा क्या ये काम क्यों शुरू किया गया? आपने कहा कि सवाल पूछे हैं उनके परिवार ने कई, लेकिन एक सवाल तो हाईकोर्ट ने भी पूछा है और हाईकोर्ट ने जो है इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। जो विक्टिम है, जो ट्रेनी डॉक्टर है, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके कुछ लोग हैं, कुछ तत्व है, वो अजीब अजीब पोस्ट बना रहे हैं, बहुत आपत्तिजनक पोस्ट बना रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो मतलब एक ऐसी मतलब डॉक्टर को कहा जाता है कि वो भगवान का रूप है, ठीक है, वो 36 घंटे तक वो मतलब वहाँ पे काम कर रही थी, उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ और उसके बाद परिवार को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। क्या इन सब चीज़ों से भी मन नहीं भरा कि अब सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी किए जा रहे कि फ्रस्ट्रेट होकर आप केस ही वापस ले लो? नहीं, ये इसमें होता क्या है कि अव्वल तो जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या कर रहे हैं, वो लोग अगर कभी खुद के बारे में सोचेंगे, जो सेल्फ इंस्पेक्शन कहते हैं आदमी, कि खुद के अंदर झांके आदमी, तो शायद अपने इंसान होने पर भी वो हो जाए कि यार हम लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के लोग ये सब करते नहीं हैं। सबको पता है कि जब भी इस तरह की घटना होती है, आप रेप विक्टिम का नाम, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। बावजूद हमने देखा सोशल मीडिया पर कई सारे यूट्यूब चैनल उस लड़की का असली नाम, उसके पिता का चेहरा, उसके पिता का परिवार की पहचान, सब कुछ खुलेआम ऐसे चला रहे हैं। तो देश में जबकि इसके लिए गाइडलाइंस हैं, तो 2 चीज़ें हैं, या तो इसकी समझ नहीं है, दूसरा ये सब करके लोगों को मजा मिलता है। और जो हाईकोर्ट जिस बात की चिंता कर रहा है, आप बताइए कि सब कुछ हाईकोर्ट बताएगा और सुप्रीम कोर्ट बताएगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतनी समझ होने के लिए आदमी के पढ़े लिखे होने का भी कोई मतलब नहीं है। बस आपकी परवरिश कैसी है, आप किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, आपके माता पिता, आपके खानदान, आपके परिवार ने आपको क्या सिखाया है, आप जो कुछ भी करते हैं उससे समझ में आता है। और ये बात उन लोगों के लिए जो सब ये सब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, जिस पर सुप्रीम हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई जो अब दुनिया में है ही नहीं, जिस लड़की के साथ 36 घंटे की ड्यूटी के बाद ऐसा क्राइम हुआ, ऐसा अपराध हुआ कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, वो बताया भी नहीं जा सकता, और बावजूद इसके अगर कुछ लोग इस तरह की घटना या इस तरह का काम कर रहे हैं, घटिया काम, तो उस पर किसी को क्या कहिएगा। आपकी परवरिश को सलाम है, बहुत बढ़िया, और करिए। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई थी कि भाई संदीप घोष ने 9 तारीख को जब ये घटना हुई थी, उसके एक दिन बाद ही सबूत को मिटाने के इरादे से या चाहे जिस भी इरादे से, वो तो आप भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं किस इरादे से उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया था। अब इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।